PYQ भी डायरेक्ट लगा सकते हो। जो बच्चा फंस रहा है ना, उसको क्या करना चाहिए, पहले मॉड्यूल सॉल्व कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है वो सॉल्व कर लो। इतना कर लोगे काफी है। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 3D लेक्चर 5। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं, समझते हैं, समझने वाला चैप्टर है, समझ में आ गया, दिख गया तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। अब बोला है 2 लाइन्स आर कोप्लेनर। अगर 2 लाइन सोचो कोप्लेनर होगा तो क्या हो सकता है? 2 लाइन पैरेलल हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। एक प्लेन में क्या यही 2 बातें हो सकती है, और कुछ हो सकता है क्या? बताओ। नहीं, तो यही बोल रहा है जो या तो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर पैरेलल होगा। अच्छा, बच्चा सोच रहा होगा अगर कोइंसिडेंट लाइन हो जाए तो क्या होगा, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप करे, इसको तो पैरेलल वाले कंडीशन में तो रख ही सकते हो ना यार, बताओ, रख सकते हो? हाँ, यस सर। चलिए, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या तुम कह सकते हो जो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा? अगर 2 लाइन के बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस तुम फाइंड करते हो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो क्या शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा? बताओ, होगा। ओके, अगर 2 लाइन तुम्हारा कोप्लेनर है, ठीक है ना, और तुमसे पूछा जाए चलो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, सॉरी कोप्लेनरिटी अगर अपने को फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? सोचो आराम से, कोई याद नहीं करेगा। देखो इधर पहले हमें क्या क्या सोचना चाहिए। एक लाइन तुम्हारा ये है, ठीक है ना, दूसरा लाइन ये है, वो इसी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर दोनों लाइन कोप्लेनर है तो क्या होगा? सोचो ये एक लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन जो लिखते हो क्या उसमें एक फिक्स पॉइंट आता है? मान के चलो ये x1 y1 z1 आया, ठीक है, और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है आपका वो है चलो इसमें देख लेते हैं a1 b1 c1 है। ओके, दूसरा लाइन जो है तुम्हारा वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है x2 y2 z2 से, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो तुम्हारा a2 b2 c2 है। ओके, अब इसमें अगर हमें कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी अगर हमें फाइंड करना है, यानी कि अगर दोनों लाइन कोप्लेनर है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? एक चीज देख पा रहे हो, जो एक वेक्टर ये है अपना डायरेक्शन रेशियो वाला, एक वेक्टर ये है डायरेक्शन रेशियो वाला, और एक अगर इसको मिला दें तो क्या हमें 3 वेक्टर मिल जाएगा? बताओ, और ये तीनों वेक्टर जो है क्या कोप्लेनर होगा क्या? यस सर। यस। अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा तो क्या इन तीनों वेक्टर के हेल्प से आप क्या 3D स्टेप बना पाओगे? यस सर। नहीं नो बना सर, पाओगे, नो सर। नहीं बना पाओगे। एरिया ऑफ पैरेललोपाइड 0। नहीं बना पाओगे तो क्या एस्केप इज 0। वॉल्यूम 0 होगा? नहीं सर, नहीं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, यानी Yes. कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। क्लियर सबको? तो आपने बोल दिया जो एस टी पी इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए दे दूं, इसको बी बोल दूं, इसको मैं ए वेक्टर बोल दूं और इसको मैं बी वेक्टर बोल दूं, तो तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जो बॉक्स ऑफ ए बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या ये 0 होगा? बताओ, ऐसा बोलोगे? कुछ याद करने की जरूरत तो नहीं है इसमें। तो अब सोचो अगर हमें इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो क्या मैं इस ए बी का डायरेक्शन रेशियो बता सकता हूं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्लियर है सबको? फिट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहाँ से क्या लिख सकते हो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स टू 0। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। गुड। चलिए, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था यार? शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? A2 A2 minus A1 dot B1 equals B2 upon B1 equals B2 mod. अच्छा, जैसे ये है एक लाइन, दूसरा लाइन ये है, ठीक है ना, स्क्यू लाइन है, और ये पॉइंट है आपका ए,
और इस पॉइंट को हम लिख दिए बी वेक्टर, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो n1 लिख लेते हैं, इसको हमने बोल दिया ये n2, ठीक है ना, ऐसा। तो अगर तुम इसको मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये b वेक्टर माइनस a वेक्टर बोल सकते हैं, Yes, sir. ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद तुम क्या करते थे, एक ऐसा लाइन करते थे, ड्रॉ करते थे जो क्या हो, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हो, नहीं, और इसका जो डायरेक्शन आता था क्या ये n1 क्रॉस n2 से मिलता था अपने को, Yes, sir. फिर इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग लेते थे, नहीं, तो शॉर्टेज डिस्टेंस आपको मिलता था, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो भाई, क्या होता था, बोलो बोलो, क्या होता था, डॉट क्या यहाँ पे n1 क्रॉस n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 क्रॉस n2 होता है, Yes. ऐसा, ठीक है। अब सोचो ये हमें याद रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज कर रहे हैं, नहीं रहेगा, अगर फॉर्मूला भूल भी जाए तो अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जो हमें ऐसा लाइन चाहिए जो कि क्या हो, इस लाइन और इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, तो क्या हो सकता है, जो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो, तो ऐसा लाइन चाहिए जो क्या हो, दोनों मतलब ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो। तो आपको पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही हमें यहाँ पे n1 क्रॉस n2 से एक ऐसा वेक्टर मिलेगा, मतलब ऐसे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो मिलेगा जो कि L1 लाइन और L2 लाइन पे परपेंडिकुलर हो। फिर क्या करना है, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है, जो हमें इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके अलोंग लेना है, इसके अलोंग लेना है, तभी तो अपने को शॉर्टेज डिस्टेंस मिलेगा। जब भी दो कर्व के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करते हो तो आप क्या करते हो, जो ऐसा लाइन ड्रॉ करते हो जो कि दोनों कर्व पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यही करते हो ना। Yes, sir. बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो अब सोचो अगर इंटरसेक्टिंग होगा, तो इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या कह सकते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, ऐसा बोल सकते हो। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो होगा, Yes, sir. जीरो होगा। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका वैल्यू जीरो कर देंगे अपन, चलेगा, बताओ, क्लियर है। अगर हमें कभी कंडीशन निकालना हो तो क्या इसके हेल्प से बता सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया था, ठीक है ना, ये रिपीट कर रहे हैं, अभी रिवीजन करवा रहे हैं तुम लोग को, लास्ट वाला जब अपन पढ़े थे 4th लेक्चर तक उसमें ये सब हो चुका है, क्लियर है। Yes. Yes, sir. चलिए अब इक्वेशन ऑफ प्लेन ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया। अगर हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना हो तो क्या क्या चाहिए होगा, क्या प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए, Normal. एक नॉर्मल चाहिए, ठीक है ना, प्लेन पे एक पॉइंट मिल जाए, एक नॉर्मल मिल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख पाएंगे। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में क्या बोला था, अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है तो फिक्स पॉइंट और लाइन का स्लोप चाहिए। सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो आपको क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट और रेडियस चाहिए, मतलब सेंटर जो आप फिक्स पॉइंट बोलते हो, फिक्स पॉइंट और रेडियस चाहिए, तो सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हो, मतलब पूरा यही हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। अगर पैराबोला का इक्वेशन चाहिए तो क्या करते हो आप, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस चाहिए, ठीक है ना, यही इलिप्स में भी होगा, यही हाइपरबोला में भी होगा, और इसेंट्रिसिटी अपने को गिवन होना चाहिए, तो इससे हम इक्वेशन लिख पाते हैं। ऐसे ही अगर हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना हो तो हमें क्या होना चाहिए, जो उस प्लेन का पे जो परपेंडिकुलर यानी कि उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो हमें गिवन होना चाहिए और प्लेन पे एक पॉइंट मिल जाए, ठीक है ना। जो भी कंडीशन दिया रहेगा वहां से हम लोग बस यही दो चीज ढूंढ के लाएंगे, ओके। तो चलिए अगर तुम्हें प्लेन, इस प्लेन का ये जो बोर्ड है एक प्लेन में है, इस प्लेन का आपको इक्वेशन लिखना है, तो देखो एक फिक्स पॉइंट अगर आपको मिल जाए यहाँ पे x1, y1, z1, ठीक है ना, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है वो आपको मिल गया, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है a, b और c, ओके। अब आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो आप क्या सोचोगे, क्या प्लेन पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लें, x, y, z, प्लेन पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया। क्या ये वेरिएबल पॉइंट इस प्लेन पे तो कहीं भी हो सकता है, हो सकता है, Yes, sir. हो सकता है। तो सोचो ये AR वेक्टर जो है
ये ए आर वेक्टर तुम्हारा इस प्लेन पे है और आर कहीं भी हो सकता है इस प्लेन पे, और क्या ये नॉर्मल वेक्टर हमेशा ए आर के परपेंडिकुलर होगा क्या? यस सर। होगा। तो क्या यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा आप बोलोगे ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब सोचो ये कैसे लिखेंगे भाई? ए आर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या बोल सकते हो? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ऐसा। तो यहां से आ गया तुम्हारा x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, और डॉट कर दो किसके साथ? a i b j c के इक्वल्स टू 0। तो यहां से तुम्हें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिला है वो क्या मिला? a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखोगे तो क्या ये ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 आया? ऐसा है क्या? बताओ। यस सर। अब अगर तुम्हें ये इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है ना, अगर तुम्हें ये इक्वेशन दे दिया जाए जो बोला जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ठीक है ना। अब सोचो ये क्या कांस्टेंट आएगा क्या? ये तो कांस्टेंट ही आएगा क्योंकि ए बी सी भी आपका कांस्टेंट, एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट भी कांस्टेंट है मतलब। तो क्या कह सकते हैं जो राइट साइड में क्या एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा होगा? यस सर। आ रहा होगा। इसी को हटा के हम लोग डी लिख देते हैं, मतलब जनरल इक्वेशन जो आपको दिखेगा वो ऐसा दिखता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। ये आपको प्लेन का जनरल इक्वेशन दिखेगा। अब सोचो अगर ये प्लेन का इक्वेशन है तो इससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? क्या प्लेन का इक्वेशन अगर हमें दिया रहे तो क्या मैं नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बता पाऊंगा? यस सर। बता सकते हैं। तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? यहां से x का कोएफिशिएंट यानी कि a, b और c, ऐसा बता पाओगे? अगर ये डायरेक्शन रेशियो में है, अगर मैं तुमसे बोलूं चलो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करके दिखाओ, क्या डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर पाते हो आप? यस यस सर। पाते हो? तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई? यूनिट वेक्टर बना दोगे इसी को। डायरेक्शन रेशियो वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा अपने को? यस बताओ। सर। मिलेगा। तो क्या तुम बोल सकते हो ये a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो जब तुम्हें नॉर्मल का डायरेक्शन क्या पता चल गया? कोसाइन पता चल गया। तो क्या मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन को भी तुम डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हो? बोथ साइड आप क्या करो, इस वाले से डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो इधर क्या हो जाएगा? a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड इक्वल्स टू डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा। क्या इसको मैं L लिख सकता हूं, इसको M और इसको N बोल सकता हूं? बताओ। Yes. एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू, ये जो आएगा ना ये अभी तुम पढ़ोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन है, समझे? ये जो राइट साइड में अपन लिखेंगे ये क्या होगा? P आएगा, और P का वैल्यू जो है किसके इक्वल है भाई? D अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ठीक है ना। ये P क्या है? ये इस P के बारे में बता दो। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेन का ओरिजिन से? कैसे? एक तो ये हम प्रूव भी कर सकते हैं,
दूसरा आपको ऐसे बता सकता हूं, जो आप स्ट्रेट लाइन में जो फॉर्मूला पढ़े थे, अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना, ओरिजिन से, तो कैसे फाइंड करोगे? क्या वो पॉइंट उस इक्वेशन में रख दोगे तो क्या बचेगा? c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा? Yes, sir. आएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो प्लेन का इक्वेशन है वो क्या है? ये है। अगर ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, मैं फॉर्मूला भी लिखाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 बचेगा, क्या सिर्फ d बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया? Yes, sir. दूसरा, अगर तुम प्रूफ करना चाहते हो वेक्टर मेथड से, तो कैसे कर सकते हैं? एक तो इसी को वेक्टर मेथड में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसी वाले प्लेन को क्या बोल दोगे, जो भाई ये जो तुम्हारा है एल एम और एन है, क्या नॉर्मल वेक्टर जो है, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं अपन? ये एल आई एम जे एन के यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं ना अपन? अरे यूनिट वेक्टर होगा, क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन Yes, कोसाइन sir. लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। Yes, sir. हाँ, तो और इस आर, इस वेरिएबल को क्या लिखते हैं? वेरिएबल पॉइंट जो है इसको एक्स आई वाई जे जेड के लिखते हैं, ऐसा। तो अब जो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या मैं इसी को लिख सकता हूं, जो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी, ऐसा वही चीज लिखा हुआ है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी, ठीक है ना? समझ में आया? और किस Yes, sir. तरीके, और किस तरीके से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो? जरूरत नहीं है, लेकिन अपन बातें तो कर सकते हैं ना, देखते हैं। अब सोचो यार, ये तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर है, मान के चलो ये वाला, ठीक है ना, किधर भी एरो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर है, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, जो यहां पे तुम्हारा ओरिजिन है, ओरिजिन ओरिजिन यहां पे लेते हैं, चलो 0,0,0, ठीक है। अब तुमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला आया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. नहीं है। तो अगर हमें ये पता हो, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका किसके इक्वल है? P के इक्वल है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये आपका P के इक्वल है, ओके। तो हमें अगर रिलेट करना हो इसके थ्रू, तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे किया जाए? सर कंपोनेंट लेके। बिल्कुल लेंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है, अगर मैं इसको यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे x y z ले लूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर इसको मैं a पॉइंट बोल दूं, तो P जो होगा वो किसके इक्वल होगा? क्या ये OA डॉट एन कैप के होगा क्या? ऐसा बोल सकते हैं अपन? Yes, sir. ये वेक्टर अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो कहेंगे ना इसका इसके अबाउट प्रोजेक्शन नॉर्मल। इसके अबाउट प्रोजेक्शन ले लो। तो इसके अबाउट प्रोजेक्शन लोगे तो एक तो तुमने एन कैप ले लिया, तो पहले से तुमने यूनिट वेक्टर बना दिया ना। ए का प्रोजेक्शन अगर बी के अलोंग लेते हो तो क्या करते हो? ए वेक्टर डॉट बी कैप, यही करते हो ना? Yes, sir. यही करते हो। तो सोचो अगर तुम OA का प्रोजेक्शन एन कैप के अलोंग लोगे तो यही तुम्हें डिस्टेंस मिलेगा ना, ये डिस्टेंस P मिलेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ OA डॉट एन कैप, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो P के इक्वल हो जाएगा। अब सोचो OA तुम्हारा क्या है? OA तुम्हारा यही है ना, XI प्लस YJ
प्लस जेड के डॉट एन कैप। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आर वेक्टर डॉट एन कैप किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा। समझ में आया? Yes. चलेगा? चलेगा। तो इस मेथड से भी तुम देख सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलो इसके बारे में बताओ, अगर तुम्हें 3 पॉइंट दे दिया जाए प्लेन पे तो कैसे तुम प्लेन का इक्वेशन बताओगे? कोई याद नहीं करेगा, बस दिमाग 2 लगाएगा। वेक्टर्स आ जाएंगे तो उससे अच्छा, तो चलो 3 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 3 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट ये ए है, दूसरा यहाँ पे बी है और तीसरा यहाँ पे सी है। ये 3 पॉइंट दे दिया गया है और तीनों का कोऑर्डिनेट भी मान लीजिए चलो लिख दिया गया है। ये है तुम्हारा x1 y1 z1 और ये तुम्हारा x2 y2 z2। अब तुम मुझे ये बताओ यार, जो अगर तुम्हें प्लेन का इक्वेशन लिखना होता है तो तुम्हें क्या चाहिए होता है? पॉइंट और नॉर्मल, यही चाहिए ना। पॉइंट और नॉर्मल चाहिए। तो पॉइंट तो भाई अपने पास 3 है, किसी एक पॉइंट का यूज करेंगे। अब चाहिए अपने को नॉर्मल। क्या मैं इन तीनों पॉइंट से मिला के, क्योंकि ये इसने बोला जो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब कोई भी लीनियर पॉइंट नहीं है, एक ही, मतलब ऐसा नहीं है जो आप सोचोगे जरे ये तो एक ही लाइन में है, ऐसा नहीं है, ये मेंशन कर रखा है। तो अब सोचो क्या करोगे, अगर हमें नॉर्मल चाहिए तो मैं इसको और इसको मिला दूं, बताओ। Yes. अब 2 वेक्टर आ गया, क्या इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमें नॉर्मल वेक्टर मिलेगा? Yes, sir. Yes, sir. मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां से जो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा वो मिल जाएगा अपने को ए बी क्रॉस ए सी से। नॉर्मल वेक्टर मिल गया, पॉइंट मिल गया। तो क्या अब इक्वेशन लिखा जा सकता है? बताओ। Yes, sir. लिखा जा सकता है। अब फिर आप बोलोगे जो सर एक ऐसा काम करो, एक वेरिएबल पॉइंट भी आप ले लो, x y z। अब आप बोलोगे जो यहां से आप ऐसा कर लो, ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये आ गया ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, यानी कि ए बी क्रॉस ए सी इक्वल्स टू 0। जैसे तुमने इसको देखा तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो बॉक्स वाला बात है क्या ऐसा? Yes, sir. बॉक्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ए आर वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो बॉक्स आ गया तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट तो किया ही जा सकता है। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। सबको समझ में अगर आ रहा होगा तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है भाई क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फटाफट लगाओगे आ जाएगा। चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा, ठीक है, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है और यही सेम, ठीक है, ओके। इसने बोला जो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग, मतलब 2 लाइन दे रखा है और आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना है। लिख पाओगे आप? Yes, sir. लिख पाओगे? दे रखा है जो एक पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये जो लाइन है एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है A1 से, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो B1 के अलॉन्ग है, और एक पॉइंट है दूसरे लाइन पे वो है A2, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है आपका B2। अब आपको चाहिए इस लाइन का, इस मतलब ये जिस प्लेन में लाई कर रहा होगा, मान के चलो ये इस बोर्ड वाले प्लेन में लाई कर रहा है, तो इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो क्या सोचोगे, अगर इक्वेशन चाहिए तो अपने को भाई एक फिक्स पॉइंट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए अपने को, नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो क्या इस डायरेक्शन रेशियो और इस डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से क्या अपन नॉर्मल वेक्टर बता सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. बता सकते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा? B1 cross B2. B1 क्रॉस B2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब कोई सा भी वेरिएबल पॉइंट ले लें इस प्लेन में, उसका पोजीशन वेक्टर R ले लेते हैं, इससे मिला देते हैं।
तो अब तुम क्या बोल सकते हो, जो क्या ये ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0 बोलोगे, जो अभी पीछे पढ़े हो? ऐसा Yes. होगा, ऐसा होगा। तो ए आर, तो ए आर को क्या लिख सकते हो भाई? तो आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल्स टू 0। देखते ही आपके मन में ख्याल आया, अरे भाई ये तो बॉक्स है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वन बी टू इक्वल्स टू 0, ऐसा चलेगा जी? सर तो स्क्यू होंगी तो क्या आ जाएगा? क्या बोले? फिर स्क्यू लाइन होंगी तो क्या आ जाएगा? क्यू लाइन आया तो फिर इससे क्या मॉड 0 हो जाएगा? तो स्क्यू लाइन आएगा तो हम लोग कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना, वो एक प्लेन में लाई कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। हाँ तो सर इस इक्वेशन से वो कर सकते। स्क्यू लाइन से आएगा ही नहीं प्लेन का इक्वेशन, ठीक है? हाँ। ओके हाँ। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं जो यार, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो, तीन वेक्टर कोप्लेनर हो, तो क्या हम उसको लीनियर टर्म में लिख सकते हैं क्या? बताओ, लिख सकते हैं ना? यस सर। लिख सकते हैं। तो अगर लिख सकते हैं तो क्या कभी क्वेश्चन अगर आए तो हम उसका उस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो है तीन वेक्टर, एक वेक्टर आपका ये जो अभी नीचे पीछे लिखे हो आर वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर है, दूसरा आपका क्या है बी वन वेक्टर है, तीसरा क्या है आपका बी टू वेक्टर है। तो अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो हम इसको लीनियर टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा बी वन वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर। ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत? तो देखो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या आया, ए वन वेक्टर प्लस लेमडा बी वन वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर। चलेगा जी? बताइए। यस सर। Yes. चलेगा। अब सोचो थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्टली ऐसा पूछे, जो ये इक्वेशन दे रखा है और आपसे पूछा जाए चलो बताओ मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ, तो बता पाओगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हो क्या? इसमें से आप फिक्स्ड पॉइंट ढूंढ सकते हो? बताओ, क्या फिक्स्ड पॉइंट आप ढूंढ सकते हो? A1 होगा, बताओ। क्या फिक्स्ड पॉइंट A1 होगा? क्या इसका नॉर्मल वेक्टर ढूंढ सकते हो आप? वो क्या हो जाएगा, क्या वो B1 क्रॉस B2 होगा? Yes, sir. जब ऐसा मिलेगा तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन बता पाऊंगा? आर वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इंटू B1 क्रॉस B2। क्या ये सबको क्लियर है? बोलो भाई, है? यस सर। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए फटाफट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, बताइए। सर ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा हो चुका है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये भी हो चुका होगा? Yes, sir. Yes, sir. सही है। ये Yes, sir. गुड। ये Yes, sir. ये Yes, sir. Yes, sir. ये भी हो चुका है जी एडवांस 2020? Yes, sir. हाँ सही किया। अच्छा कर लिया था? यस सर। Yes. नहीं, अच्छा ये वाला जेई एडवांस हो गया था। हो गया सर। अच्छा ये वाला हो गया। Yes, sir. हो चुका। इंटरसेप्ट फॉर्म शुरू कहाँ से करना?
स्टार्ट करना है। हाँ से स्टार्ट करना। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करना है। यस सर। अच्छा चलिए सोचते हैं। पहले तो आप ना मुझे स्ट्रेट लाइन के बारे में बता दीजिए। 2D में बात कर लेते हैं। 2D में इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लिखते हो? x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1 होता है, नहीं यही होता है ना? जो एक लाइन जो है क्या करता है भाई, x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? क्या ये a,0 पे और ये 0,b पे? तो इस लाइन का इक्वेशन आप ऐसा लिखते हो इंटरसेप्ट फॉर्म में? अरे यही लिखते हो ना? यस सर। यस। और 3D में क्या होगा? तो एक जेड वाला भी आ जाएगा। तो ये x बाय ए वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1। तो इसमें बता सकते हो x इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा? a 0,0 ऐसा। y इंटरसेप्ट क्या होगा? 0B0। और z इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 0 सी। अगर मैं तुमसे पूछूं चलो ये इक्वेशन फाइंड करके मुझे बता दो, तो क्या तुम कर पाओगे? बोलो, हो पाएगा? यस सर। हो जाएगा। आरुणि नहीं है क्या क्लास में आज? आरुणि अवस्थी क्लास में नहीं हो गया? यानी कि यही इसी प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है ना? यस एक प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे? a,0,0 पे। y को कर रहा है 0b0 पे और z को कर रहा है 0,0 पे। अब बोला जो इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, तो बताओ यार प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पॉइंट और नॉर्मल, ठीक है ना? तो पॉइंट तो आपके पास 3 है ना ऐसा? क्योंकि इसी प्लेन पे ये तीनों, ये जो प्लेन है इसी पे ये तीनों पॉइंट है ना? यस सर। पॉइंट तो आपके पास 3 है। अब चाहिए आपको नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड करें भाई? नॉर्मल वेक्टर के लिए अगर ये a है, इसको b बोल दें, इसको c बोल दें, तो क्या मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल वेक्टर अपने को ऐसे भी आ जाएगा, ab वेक्टर क्रॉस ac वेक्टर। क्या नॉर्मल वेक्टर आएगा? यस। यस सर। और पॉइंट तो अपने पास 3 है, कोई सा भी पॉइंट यूज करो पर लिख दो। तो सबसे पहले एक तो वेरिएबल पॉइंट हमने अपने को चाहिए, तो वेरिएबल पॉइंट हमने ले दिया यहाँ पे r, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने बोल दिया r वेक्टर। इसको मिला दे और r जो लिखते हो पोजीशन वेक्टर, उसको क्या लिखना चाहते हो? क्या ये x y z ही तो होता है वेरिएबल पॉइंट? अब बताओ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा यहाँ से? इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आएगा वो क्या आएगा? क्या आप बोलोगे ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0, फिर आप बोल दोगे जो ए आर वेक्टर डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल्स टू 0, फिर आप बोल दोगे सर इसको बॉक्स में भी कर लो आप। तो ठीक है तुम बोल रहे हो तो सर ए बी क्रॉस एन इक्वल टू 0 नहीं कर सकते? हाँ हाँ, ए बी क्रॉस एन, ए बी डॉट एन, सॉरी ए बी डॉट एन। उससे हमें तो वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा ना तुम्हारा, 0 ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे? ए आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0 करेंगे। यस सर। ऐसा, ये सबको क्लियर है यहाँ तक? कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ नया सा आ गया है, रिपीट हो रहा है भाई, स्टार्टिंग से यही चल रहा है, ऐसा है? बताओ, बोलो ऐसा है? नहीं। ऐसा ही है। तो अब अगर हमें देख पा रहे होगे तुम, जो ए आर वेक्टर जो होगा वो कितना आ गया तुम्हारा, इसका डायरेक्शन रेशियो? क्या ये x माइनस ए y माइनस 0 z माइनस 0 आएगा? बताओ। और n वेक्टर जो आया है तुम्हारा वो क्या है? i j k। एक साथ ही बॉक्स सॉल्व कर ले तो ज्यादा अच्छा है ना, क्यों अलग अलग करें? समझदार तो हो ही तुम लोग, हो ना?
बोलो। ऐसा आपने बॉक्स लिख दिया, ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आया तो ए आर तुम्हारा क्या है भाई, एक्स माइनस ए वाई जेड। अब सोचो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी क्या आएगा, ये तुम्हारा ए तुम्हारा बी, तो 0 माइनस लिख दो भाई, ए बी क्या आएगा तुम्हारा, क्या ये माइनस ए बी 0 आएगा, और तुम्हारा ए सी क्या आ जाएगा, क्या माइनस ए 0 सी आएगा। अरे यही आएगा ना, यस सर। यस। ठीक है, जब यही आएगा तो बता दो माइनस ए बी 0 और माइनस ए 0 सी। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना अपने को आता है, बचपन में सीख लिए थे तुम लोग, नहीं जब 12th स्टार्ट किया था। इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्या आया यहाँ से, एक्स माइनस ए इंटू, क्या ये बी सी आया, माइनस और इसको हटाओ, इसको हटाओ, माइनस ए सी, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, ए सी आ गया, और जेड के साथ क्या आ गया सर, हटाइए इसको हटाइए, तो ये क्या आ गया, माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी आ जाएगा इक्वल्स टू 0। क्लियर सबको, ठीक है ना, ठीक है। तो अब सोचो यहां से बी सी एक्स माइनस ए बी सी प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इक्वल्स टू 0 है। तो यहां से आप बोल सकते हो बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इक्वल्स टू ए बी सी। जैसे ही ए बी सी से डिवाइड करोगे, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें ए, यहाँ मिलेगा बी, और यहाँ मिलेगा तुम्हें सी, राइट साइड 1। समझ में आया, ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। अब सोचो अगर तुमसे पूछा जाए जो चलो ऐसे प्लेन का इक्वेशन बता दो भाई, हमें ऐसे प्लेन का इक्वेशन बता दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना, और बोला है जो पासिंग थ्रू 1,0,0 0 2 0 0 0 5 बता पाओगे यस सर। क्या हो यस जाएगा, सर। x प्लस y बाय 2 प्लस z बाय 5 इक्वल्स तो x बाय 1 प्लस y बाय 2 प्लस z बाय 5 इक्वल्स टू 1 लिख दोगे। यस सर। ऐसा यस सर। मान के चलो ये नहीं दिया रहता तो यहाँ पे लेमडा लिख लेते हैं z के नीचे, नहीं मान के चलो लेमडा ही हमें फाइंड करना होता है, तो ऐसा तो कर सकता है ना क्वेश्चन में, बोलो ऐसा हो सकता है। यस सर। बोला जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना, which is passes through the point 1 0 0 0 2 0, और ये दिया ही नहीं, तो क्या लिख देंगे x बाय 1 y बाय 2 z बाय लेमडा इक्वल्स टू 1। लेमडा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कोई ना कोई और कंडीशन दिया रहेगा। तो जब ये तुम्हें आ गया तो ये करने की जरूरत है क्या, नहीं सर। नो सर। x बाय 3 y बाय 4 z बाय 7 इक्वल्स टू 1। ये लेंथ बता सकते हो क्या, राइट साइड में 1 बनाओगे, यही करते थे ना, यस सर। और y बाय क्या हो जाएगा 3 और z बाय क्या हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 1। तो जब लेंथ बताना है तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव लेते हो, तो पॉजिटिव लेते हो तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 6 3 z कितना 2, क्योंकि लेंथ पूछा है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव अपन बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना परपेंडिकुलर टू द प्लेन इतना, बता पाओगे तुम, यस सर। अगर बोला है इन दोनों पॉइंट से तुम्हारा प्लेन पास कर रहा है और साथ ही साथ परपेंडिकुलर है तुम्हारा इसके, तो कैसे सॉल्व करोगे,
सोचो, सोचोगे तो समझ में आएगा। सर इन 2 पॉइंट से वेक्टर आ जाएगा और इस प्लेन का नॉर्मल गिवन है तो हम्म, नॉर्मल आ जाएगा। क्या ये दो प्लेन है? एक Yes. प्लेन नीचे, एक प्लेन ये। तो तुम्हारा रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो नीचे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ध्यान से देखना, रिक्वायर्ड प्लेन जो है कौन सा है, वो ऊपर वाला प्लेन है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात है? Yes, sir. यस सर। हाँ, और इस ऊपर वाले प्लेन में 2 पॉइंट दे रखा है, इस ऊपर वाले प्लेन में 2 पॉइंट दे रखा है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, और एक नीचे वाला प्लेन दे रखा है जो कि तुम्हारे रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सोचो नीचे वाले प्लेन का जो नॉर्मल होगा क्या वो रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या उसके हेल्प से नॉर्मल आ जाएगा? क्योंकि 2 पॉइंट तो पहले दिया हुआ है, उन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा एक वेक्टर का। और दूसरा, ये जो तुम्हारा नीचे वाला प्लेन है इसका जो नॉर्मल होगा वो तुम्हारे इस प्लेन का के पैरेलल होगा। तो क्या उन दोनों के क्रॉस करके हम नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. तो कर लिया जाए। जब कर सकते हो तो फटाफट सॉल्व करो, आंसर बताओ। इसका जो नॉर्मल है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई? 2 है, 6 है, 6 है। इसी को तुम लिख सकते हो 1 3 3 कैलकुलेशन बचाने के लिए। और नीचे वाले प्लेन का तुम्हें इक्वेशन लिखना है तो इस पे 2 पॉइंट दे रखा है, तो एक पॉइंट दे रखा है तुम्हें 2 2 1, दूसरा पॉइंट दे रखा है तुम्हें 9 3 6। तो अगर मैं इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं तो रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा? रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल क्या ये AB क्रॉस N कर लेंगे? बताओ। यस सर। सबको समझ में आया ना? Yes, Yes, sir. ठीक है, एक बार डिटर्मिनेंट ही सॉल्व कर लेंगे, छोड़ते हैं इतना क्या करेंगे, एक बार में आंसर बताएंगे हम लोग। तो अब सोचो इसका हमें डायरेक्शन रेशियो बता दो भाई। 9 में से 2 यानी कि 7, 3 में से 2 1, 6 में से 5, ऐसा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बता दोगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आप लिखोगे? ए आर वेक्टर डॉट n क्रॉस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्या ये बॉक्स मिला आपको? बोलिए, चलेगा? जब मिल गया यस तो यहीं पे सॉल्व करके छोड़ सकते हैं हम लोग। ए आर चाहिए तो आर यानी कि x माइनस 2, y माइनस 2, z माइनस 1 और 2 6। अच्छा 2 क्यों लिखे? कैलकुलेशन कम करना है, जब रेशियो ही है तो 1 3 3 लिखते हैं और ये 7 1 5 हो जाएगा सॉल्व। चलेगा? यस सर। चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला है जो पैरेलल हो परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन लिखोगे? स्ट्रेट लाइन में क्या कर देते हैं? अगर दो लाइन पैरेलल होता था, सोचो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अगर पैरेलल होता था तो क्या कंडीशन लिखते थे? स्लोप इक्वल। a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 यस सर। इक्वल्स टू c1 c2, ये लिखते थे ना। परपेंडिकुलर होता था तो क्या करते थे? परपेंडिकुलर होता था तो क्या करते थे? अरे परपेंडिकुलर होगा, A2 देखो यहाँ से A2 वही कंडीशन आएगा, घबराओ मत।
इसका स्लोप क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ L1 क्या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y बोलते हो भाई, तो क्या होगा? माइनस A1 अपॉन B1 आएगा। Yes. और इसका स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस A2 अपॉन B2 होगा। परपेंडिकुलर होगा तो क्या बोलोगे? माइनस A1 अपॉन B1 इंटू माइनस A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू -1, ऐसा बोलोगे आप? Yes. Yes, sir. इधर माइनस माइनस को गायब करो भाई, ये A1 A2 उधर ले जाओ तो माइनस B1 B2 आया, एक साइड लाओ तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल्स टू 0 आएगा। आएगा? बोलो। Yes, sir. अगर Yes. आइडेंटिकल लाइन हो या फिर कोइंसिडेंट लाइन हो तो क्या बोलते हो? तीनों क्या सेम होना चाहिए रेशियो? ये वाला ये वाला ये वाला कहते हो ऐसा? बताओ, चलेगा? Yes. क्या वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं? पैरेलल होगा तो कांस्टेंट वाले को हम नॉट इक्वल्स टू लिख दिए। अगर ये आइडेंटिकल होगा तो सबका रेशियो सेम होना चाहिए। परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के नॉर्मल का जो प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक प्लेन ये दूसरा प्लेन ये, तो इसका नॉर्मल इसका नॉर्मल भी क्या होगा? सेम एंगल बनाना होगा, 90 डिग्री बनाना होगा। तो क्या उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? बताओ। Yes. बहुत बढ़िया। चलिए ये फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रूफ नहीं करूंगा, चाहोगे तो बता दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा टाइम पास करना। ठीक है, पूछना है तो बता दो, तुम खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्लेन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या लिखते हो? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। और अगर एक लाइन हो तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हो 2D में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। ऐसा एक पॉइंट है, ये तुम्हारा x1, y1, z1, आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो इस प्लेन पे, समझे? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे एक पॉइंट है x1, y1, तो बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल आएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? क्या ये पॉइंट इस लाइन में रख देते हो? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हो आप? Yes, sir. तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? सेम काम करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है याद करने के लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बस z वाला आ गया तो उसको बढ़ा दिए। चलेगा जी? Yes. अब जो हमने वो स्टार्टिंग में नॉर्मल फॉर्म में लिखा था, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, तो हम राइट साइड में जो आया था उसको मैंने बोला था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है P। याद आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो d अपॉन क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और वहां पे वो क्या था? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, उसका वैल्यू 1 होना है। चलेगा? Yes, sir. Yes. ठीक है भाई। अब सोचो अगर दो प्लेन पैरेलल हो तो क्या करते थे? क्या करेंगे? एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, ठीक है ना? ये दो प्लेन पैरेलल है। अब हमें चाहिए इसका शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस अपन बता सकते हैं। तो सबसे पहले दो लाइन अगर 2D में बात करें, दो लाइन अगर पैरेलल लाइन होगा तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल बताते हैं वो? C1 minus C2. ax प्लस by इक्वल्स टू c1, ax प्लस by इक्वल्स टू c2। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बच्चा बताया है, जो c2 माइनस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है,
अगर दो प्लेन है तो क्या मैं वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ d1 माइनस d2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ मैं? Yes, चलेगा? sir. चलेगा, ठीक है भाई, चलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट। यही क्या क्वेश्चन है? अभी तो जेईई मेंस का तो डेट नहीं आया ना, एडवांस वाले ने बता दिया है नहीं? आ गया क्या डेट? नहीं सर अभी नहीं है। अभी नहीं है। डी। डी आ रहा है अद्वित का, और किसी का? C option. सी। नहीं D. डी, तान्या डी। ज्योति क्लास में नहीं है क्या? कर रहे हैं। अच्छा, भावेश तुम्हारा सॉल्व हुआ? कर रहे हैं सर इस दोनों। Sir D. का सर डी आ रहा है। डी आ रहा है। ये सर डी आ रहा है। अच्छा जी, D आ रहा है। डी आ रहा है। चलो देखते हैं। जब सबका डी आ रहा है तो डी ही सही होगा। बोला ए प्लेन which is perpendicular to the plane इतना एंड इतना, ठीक है भाई, passes through the point इतना। एक तुम्हारा जो प्लेन है वो क्या है, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, और साथ ही साथ एक पॉइंट दे रखा है जो जिस पॉइंट से तुम्हारा वो प्लेन पास कर रहा है। तो अगर दो प्लेन के परपेंडिकुलर है तुम्हारा प्लेन, तो उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? क्या इन दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। यस सर। करेंगे दोनों का। हाँ, तभी तो अपन बता पाएंगे। जो देखो यार, तुम्हारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो बता रखा है, जो पहला प्लेन और दूसरा प्लेन जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो ये जो दो गिवन प्लेन है इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना आता है आपको। तो पहला नॉर्मल का जो डायरेक्शन, पहले प्लेन के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है आपका? 2 माइनस 2 और 1 है, और दूसरे का क्या है भाई? 1 माइनस 1 और 2 है, ऐसा। तो नॉर्मल जो आएगा रिक्वायर्ड प्लेन का वो क्या होगा? n1 क्रॉस n2 होगा, ऐसा पता है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या लिखोगे आप? कि ये ए आर वेक्टर, अगर मैं इसको ए पॉइंट बोल दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? ए आर वेक्टर डॉट एन कैप एन वेक्टर इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकता हूं कि ये ए आर वेक्टर डॉट n1 क्रॉस n2 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं कि ये तुम्हारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इक्वल्स टू 0। तो अब सोचो, अगर ऐसा है तो डिटर्मिनेंट का यूज किया जाए। तो यहां से क्या हो जाएगा? x माइनस 1 y प्लस 2 z माइनस 1 और n1 यानी कि 2 माइनस 2 1 1 माइनस 1 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. आया।
अब इसको सॉल्व कर लिया जाए भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1, इसको हटाओ, क्या आया -4, और यहाँ से ये तुम्हारा हो जाएगा +1, तो -4 तो -3 लिख सकते हैं, -y + 2, इसको हटाओ 4 -1 यानी कि कितना 3, ओके, और z -1 -2 + 2 तो 0 = 0, ऐसा आ रहा है। इस 3 को भी हटा दिया जाए, -3 को ही हटा देते हैं, तो क्या ये x -1 प्लस y + 2 = 0 आ रहा है? बताओ। तो यहां से आ गया आपका x + y + 1 = 0। अब ये प्लेन का इक्वेशन आ गया, यानी कि हाँ ये प्लेन का इक्वेशन आ गया और ये पॉइंट दे रखा है, तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो फाइंड करने के लिए बोला है ना, क्या कर पाएंगे हम लोग? बताओ। यस सर। हो जाएगा। ये प्लेन है आपका और ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट क्या है आपका 1 2 2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दीजिए कितना होगा, 1 + 2 + 1 अपॉन √1² + 1² यानी कि 4/√2 बोले तो 2√2 चलेगा। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। हाँ, अब अपन बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन द प्लेन। सबसे पहले लाइन में बता दो, 2D में आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या करते थे? 2D में बता दो, यहाँ पे एक पॉइंट होता था जिसका कोऑर्डिनेट आप x1, y1 बोलते थे, इससे आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे और आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होता था, और इस लाइन का इक्वेशन आपका ax + by चलो +c = 0, ऐसा है, यही था ना। अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट यानी कि इसी को कहते हैं ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बताओ इसी को आप बोलते हो ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, x - x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x a, y - y1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y b इक्वल्स टू -ax1 माइनस के साथ ax1 + by1 + c अपॉन a² + b², यही लिखते थे। यस सर। अब से जो 3D में भी अपने को कुछ नहीं करना है, बस जैसे अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला में किए थे, एक z वाला कंपोनेंट आ गया था, वही इसमें भी होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, लिख दिया जाए डायरेक्ट या फिगर वगैरह बनाया जाए? बना लो भाई। ये आपका प्लेन है, यहाँ पे पॉइंट है x1 y1 z1, आपने परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा x y z, और इस प्लेन का इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0, ऐसा है। अब हमें यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या सिमिलर फॉर्मूला लिखेंगे अपन अभी तक जो लिखते आ रहे हैं? क्या करेंगे, x - x1 / a, y - y1 / b, z - z1 / c equals to -ax1 by1 cz1 + d अपॉन, क्या आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ रहा है? बताओ, है सर? नो सर। नहीं है, ये याद है, तो ये यार डिस्टेंस फॉर्मूला भी सेम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने जो फाइंड किया उसमें सेम ही था, ठीक है ना। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो वो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उसका भी फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन जैसा ही था, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा है। तो अगर जो इमेज हमें फाइंड करना होगा, तो क्या उसके लिए भी अपन बोल सकते हैं भाई, जैसा आपने 2D में किया था, 2D में इमेज के लिए क्या किया था, जहां पे भी आप -1 लिखे थे वहीं पे क्या आप -2 कर देते हो, यही करते हो ना। सोचो ये एक पॉइंट है x1, y1, इसका जो इमेज होगा, यानी चलो a' लिख लो, तुम लोग को अच्छे से तो आ रहा होगा ना? यस सर। ऑल क्लियर। ax + by + c = 0। तो इमेज के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, x - x1 / a equals to y - y1 / b
इक्वल्स टू -2ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा है। अब क्या अपन 3D में भी बात कर सकते हैं? 3D में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c, माइनस 2ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है सबको? चलेगा? Yes. चलेगा? याद हो गया सबको? कुछ बाद में याद करने की जरूरत नहीं है। फटाफट ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन करके दिखा दो। सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा आंसर। शैलेंद्र कहा? बीच में तुम गायब हो गए थे कहीं? सर 2 क्लासेस में नहीं था सर, आपने उसी में बुलाया था। अच्छा, यस सर। और तुम्हारे साथ वाले सब कहाँ गए? सर सब गायब हैं। सब गायब हैं। कुशाग्र यस सर, कर रहा हूँ भी। आर्यन उपाध्याय। हेलो आर्यन। यशो। ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए आ रहा है। यस सर, ऑप्शन ए आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए आ रहा है। ओके, और कि सॉल्व हुआ? इसने बोला इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P Option A आ रहा है। ना, अच्छा जी, इज 5 देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि पहले तो आपको अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, नहीं यही है ना? क्वेश्चन तो सिंपल है। तो पहले बोला है जो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, A आ रहा है। इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। तो क्या हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना आता है क्या? सर अगर अल्फा ना भी फाउंड करें, क्या बोले? अल्फा ना फाइंड करें सीधा तो भी तो हो जाएगा। अच्छा, फिर भी हो जाएगा। उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन। अच्छा, तो वो 5 प्लस अल्फा बनेगा, उसका वैल्यू 15 आएगा जो पहली इक्वेशन गिवन है। तो क्या उसमें क्या बोलना चाह रही हो? सर जो पहला स्टेटमेंट गिवन है हाँ उसको यूज करके हम लोग अल्फा ना निकाल के सीधा ये निकाले 5 प्लस अल्फा कितना होगा, और उस 5 प्लस अल्फा का यूज हमारा सेकंड जो हमें निकालना है उसमें हो रहा है। अच्छा, फिर तो पॉइंट रख के तुम्हें मतलब एक तरह से अल्फा तो फाइंड कर ही रही हो ना इनडायरेक्टली। मतलब वो तुम बोल रहे हो जो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, यही बोल रही हो ना? यस सर। हाँ, तो अगर वो पॉइंट हम उसमें रखेंगे तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए? राइट साइड में 15 बनेगा, 15 बनेगा। प्लस माइनस 15। प्लस माइनस 15 बनेगा। और -15 नहीं बनेगा। हाँ हाँ हाँ, बनेगा।
ठीक है, चलो इसको अपन ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं पहले तो। आएगा सर फॉर्मूला से भी। हाँ, तो यहाँ से देखो ये P पॉइंट जो है आपका क्या है 1 - 2 और 1। ओके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपका किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, ऐसा है। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं भाई, ये पॉइंट अपन इस कर्व में रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 = मॉड ऑफ कितना रखोगे 1 - 4 - 2 - अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ऐसा बोलोगे। तो ये तुम्हारा आ गया 4 और 4 यानी कि 8 + 1 9, तो यानी कि 3, तो 5 × 3 = क्या रख सकते हैं अपन यहाँ पे 1 - 6 यानी कि -5 - अल्फा, तो क्या इसको 5 + अल्फा लिख सकते हैं, ऐसा। अब यहां से देखो क्या ये 5 + अल्फा मॉड जो है वो तुम्हारा 15 के इक्वल है, क्या मॉड को हटाओगे तो 5 + अल्फा = 15 और 5 + अल्फा = -15 बोल सकते हैं, अल्फा = 10 और अल्फा = -20। अब इसने दे रखा है जो अल्फा जो आपका वो पॉजिटिव है, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इसको तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करोगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 10 आया। तो प्लेन का इक्वेशन बता दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, क्या इसका वैल्यू इसमें रख दिया जाए, तो यहां से आपको मिला x + 2y - 2z = 10 और x + 2y - 2z - 10 = 0, ऐसा होगा, बताओ चलेगा? Yes. क्लियर है? क्लियर है, ठीक है जी। अब चलो हमें क्या चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम लिख सकते हैं x - 1/1 y + 2/2 = z - 1/-2 = इसमें रखो क्या आएगा 1 - 4 - 2 - 10 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आया ये -5 यानी कि -15 यानी कि +15, 15 आया, 15 अपॉन कितना हो गया 9 आया, यानी कि 5/3 आया, यही आ रहा है, बताओ यही आ रहा है ना। अब यहां से देखो x का वैल्यू आप क्या बताओगे, x = 5/3 + 1, क्या ये 8/3 होगा, y = क्या हो जाएगा 10/3 - 2, क्या ये 4/3 आएगा, z = क्या हो जाएगा -10/3 + 1, क्या ये -7/3 आएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका, यही है ना, Yes, sir. यही है। Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन प्लेन, इसके बारे में बात करते हैं। कह क्या रहा है, जो सोचो एक लाइन ये है आपका, ये प्लेन है और ये लाइन है, अगर इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या होगा, ये वाला आएगा, नहीं समझ में आ रहा है, समझते हैं अच्छे से। ये आपका प्लेन है, अभी जो आप 2D में बात करते थे, 2D में क्या करते हैं, मतलब 2D में 3D में ही लाइन में अगर अपन बात करें तो उसमें क्या करते थे, अगर ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन बी वेक्टर के अलोंग ले रहे थे तो क्या होता था, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या आता था, क्या ये ए वेक्टर डॉट बी कैप लिखते थे, ऐसा ही करते थे ना, Yes. यही करते थे। अब सोचो इसने क्या बोला है, ध्यान से देना है, देखना है, जो बोला है जो एक लाइन सेगमेंट है ये वाला, ठीक है ना, ये पॉइंट है आपका ए x1, y1, z1 और यहाँ पे एक बी पॉइंट है x2, y2, z2। अब इसका प्रोजेक्शन ले लो एक प्लेन में, एक प्लेन है आपका ये वाला,
तो अगर इसका प्रोजेक्शन लोगे तो क्या आएगा? क्या यही आएगा? अगर मैं बोलूं ये ए डैश बी डैश, यही मिलेगा अपने को, यही लेंथ मिलेगा ना? बोलो, चलेगा? Yes. ठीक है। अगर हम इस प्लेन का इक्वेशन लिखें तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। ओके, ऐसा है। तो हमें क्या करना चाहिए बताइए? अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो क्या ये ए डैश बी डैश जैसा होगा क्या? ये यही चाहिए ना हमें? समझ पा रहे हो आप? यस सर। समझ पा रहे हो? यही चाहिए हमें। और हमें अगर प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें नॉर्मल पता है भाई, क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल ही पता है ना, अगर प्लेन का इक्वेशन गिवन है तो हमें नॉर्मल पता है। और क्या तुम इसके बारे में बोल सकते हो जो ये जो लेंथ आएगा, क्या ये ए बी कॉस थीटा होगा? अगर ये वाला थीटा है तो जैसे तुम इसमें लिखते थे, अगर अपन बता दें ये ए बी जो आता था ये क्या आता था? क्या ये मॉड ए कॉस थीटा ही आता था ना? और तुम ये जो लिखे थे क्या ये मॉड ए कॉस थीटा से ही तो आया था? जो मॉड ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। यहां से इन दोनों को कैंसिल किए थे और आपने बताया था ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर, और वही आया था ए डॉट बी कैप। यही आया, ऐसे ही आया था ना? यस सर। ऐसे ही आया था। तो क्या यहाँ पे भी सेम सोचे? तो ये ए बी है, ये थीटा है, तो अपन बोल सकते हैं ये वाला जो ए डैश बी डैश जो आएगा वो ए बी कॉस थीटा आएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes. यस सर। अब सोचो इसका नॉर्मल है भाई और ये एक वेक्टर है, इसके बीच का अगर ये वाला एंगल हम लोग थीटा बोले तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? π/2 माइनस थीटा होगा। ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर चाहो तो तुम इसको थीटा बोल दोगे तो ये तुम्हें π/2 माइनस थीटा मिल जाएगा, तो तुम्हें रिलेट करना थोड़ा आसान लगेगा क्योंकि डायरेक्ट साइन थीटा के टर्म्स आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो इसके बारे में क्या बोलोगे? क्या ये π/2 माइनस थीटा होगा? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ π/2 माइनस थीटा, और ये क्या आ जाएगा? क्या ये ए बी साइन थीटा होगा? बताइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? बोलो नहीं है। तो हमें ये जो प्रोजेक्शन यानी कि जो चाहिए वो हमें मिल गया ए डैश बी डैश, और ये आ गया आपका ए बी साइन थीटा। अब सोचो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप? क्या ये एन वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, यही लिखोगे ना? साइन थीटा तो ऐसे ही निकालते हैं, चलेगा? यस सर। चलेगा। तो यहाँ पे रख डालते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी वेक्टर इंटू एन वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी गया तो ये क्या आ गया? क्या ये ए बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर, क्या यही आएगा? और लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरे पे मॉड ले लेते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। इसमें इसको क्या मतलब अपन इससे रिलेट कर सकते हैं? इस वाले से कर सकते हैं, वही काम किए, प्रोजेक्शन लिए हैं, इसका ही प्रोजेक्शन लिए हैं और नॉर्मल पता था, तो यानी कि नॉर्मल है तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 पे है ना भाई, ए डैश बी डैश और नॉर्मल 90 पे है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर सबको? बताओ।
कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं बताओगे? क्लियर है। यस सर। All clear. फिर से बता सकता हूं मैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। फिर से बताना है? नो सर। नहीं, नहीं बताना है तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये वाला करके दिखाइए। बोला लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना ऑन द प्लेन। ठीक है, एक पॉइंट है 5 -1 4 और ये आपका 4 -1 3। ये आपका A है, ये आपका B है और प्लेन है आपका ये वाला। ऑप्शन प्लेन सी। का अच्छा आ गया, x + y + z = 7। ये चाहिए आपको, ये आपका A' है, ये आपका B' है, ये चाहिए आपको। अभी फॉर्मूला पढ़े हैं ना? फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? AB वेक्टर क्रॉस n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर, यही पढ़े हैं ना? तो AB वेक्टर क्या लिख देंगे अपन? 4 - 5 यानी कि -1 -1 0 -1, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो 1 0 1 लिख लो, चलेगा जी? चलेगा। नॉर्मल के बारे में बता दीजिए भाई, नॉर्मल का क्या लिखा जाए? 1 1 1 ऐसा यूज किया जाए। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना पड़ेगा AB क्रॉस n वेक्टर। ये क्या आ जाएगा भाई? I J K 1 0 1 1 1 1। यहां से आ गया I के साथ गायब गायब, -1 आया, -j के साथ 1 0 और k के साथ सिर्फ 1। तो यहां से आपको मिला ये -i + k। ठीक है, तो मॉड ऑफ -i + k अपॉन n आपका क्या है भाई? i + j + k कितना आएगा? क्या √2 + अपॉन √3 आएगा? क्या ये 2/3? क्या सी आंसर आएगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर प्रोजेक्शन ऐसे नहीं फाइंड कर सकते हैं क्या सर? दोनों अगर एंड पॉइंट्स दी हो तो फिर उनका फोटो परपेंडिकुलर निकाल लें प्लेन पे और बिल्कुल फिर। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना। यस सर, हो जाएगा। थैंक बिल्कुल यू। कर सकते हैं। अच्छा चलो, इससे एक क्वेश्चन मुझे बता दो, बस कॉन्सेप्ट बताना है मुझे। एक प्लेन है, प्लेन अच्छा सा बनाता हूँ, सिंपल है। एक प्लेन है, एक प्लेन है जिसका इक्वेशन आपको गिवन है ax + by + c = 0, सॉरी cz = d, ऐसा। ओके, अब क्या बोला है, जो एक लाइन है तुम्हारा, लाइन तुम्हारा ये वाला है, इसका इक्वेशन है x - x1/a। पॉइंट ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, तब तुम्हें बताना थोड़ा सा इजी होगा मेरे लिए। x - 1/2, y - 2/3, z - 3/4, ऐसा। अब बोला है जो इस लाइन का ना मिरर इमेज बताना है इस प्लेन के अबाउट, तो इस लाइन का मिरर इमेज कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो क्या तुम्हें कुछ लाइन ऐसा दिखेगा? बताओ। यस सर। ऐसा। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? तुम्हें आता है इतना जान लो, अब सोचो। डायरेक्शन सेम रहेंगे। अगर सोचो किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो क्या 2 पॉइंट मिल जाए तो क्या मैं लाइन का इक्वेशन बता पाऊंगा? यस सर। यस। बता पाएंगे? अब सोचो एक पॉइंट तो हमें ऐसे ही दिख रहा है जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई ये एक फिक्स पॉइंट जो है आपका वो क्या है? 1 2 3।
क्या मैं इसका मिरर इमेज निकाल सकता हूँ? Yes, sir. Yes. तो अगर मैं इसको ए पॉइंट बोल दूं तो क्या इसका मिरर इमेज ए डैश आ जाएगा? आ जाएगा। क्या इस लाइन पे क्या मैं दूसरा पॉइंट एज्यूम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इक्वल्स टू लेमडा रखा रहता है, लेमडा का वैल्यू 1 बोल दो ना, लेमडा लेमडा इक्वल्स टू 1 लिख लो। तो बताओ दूसरा पॉइंट तुम क्या बोल सकते, लेट कर सकते हो? अगर लेमडा 1 होगा तो ये क्या होगा? 2 + 1 यानी कि 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। क्या इसका मिरर इमेज तुम निकाल सकते हो? अब 2 पॉइंट मिला, क्या 2 पॉइंट की हेल्प से अपन लाइन का इक्वेशन नहीं लिख देंगे? बोलो। Yes, sir. आया। यानी कि लाइन पे अपने को क्या करना है, एक पॉइंट तो दिया रहेगा, दूसरा एक पॉइंट हमें लेट कर लेना है, ठीक है ना। वो एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है, होता है ना, तो पॉइंट दूसरा पॉइंट तो लेट करना क्या टफ काम है क्या? लेमडा एक का वैल्यू 1 रख लो, 0 रख लो, 0 रखोगे तो यही मिल जाएगा, 1 रख लो, -1 रख लो, जो भी आपको इजी सा लगे। फिर उसका मिरर इमेज निकाल लो। तो यानी कि ये जो मिरर इमेज वाला लाइन है, ठीक है ना, उस पे आपको 2 पॉइंट मिल गया, और इन 2 पॉइंट के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। क्लियर सबको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जो मिरर वाली लाइन होगी उसका डीआर हमारी प्रीवियस लाइन के सेम नहीं होगा? क्या बोले? जो मिरर इमेज लाइन आएगी उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे हाँ वो हाँ, लाइन के बराबर नहीं होंगे? इसका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के, अभी तो आपको बिल्कुल ऐसा ऐसा दिख रहा है। ये से तो फिर एक ही का निकालना पड़ेगा मेरे, एक ही पॉइंट का। नहीं होगा ना सर। ऐसा जरूरी तो नहीं है, रुक जाओ। अगर एक मिरर के सामने एक लाइन को थोड़ा बेंड करके रखें तो दूसरे डायरेक्शन में बेंड हो जाता है ना, पैरेलल नहीं रह जाता। अच्छा हाँ, एक क्या करना चाह रहे हो, खड़ा कर रहे हो उसको? मिरर के सामने अगर अपनी पेन को मतलब आगे की तरफ बेंड करें तो इमेज में तो वो पीछे की तरफ बेंड होता हाँ 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 बिल्कुल। है। ये जो हम लोग एक्चुअली लाइन जो ड्रॉ की है ना, ये गलत कर दी है, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है। इसको हटाओ, अभी देखो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सर अगर प्लेन के पैरेलल होगी वो लाइन तब भी वो फैक्ट रहेगा। तो ये तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसा होगा? अलग अलग लाइन है। यस सर। हाँ वो हमने बना दिया, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। चलेगा? यानी कि इसी मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कर लोगे? एक बार फिर से बता दीजिए। कर लोगे? चलिए कर लोगे तो बताते हैं आगे। अब इसमें एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, अगर 2 प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो बोल रहा है जो भाई अगर 2 प्लेन के बीच का आपको एंगल चाहिए ना, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल फाइंड कर लो, वही आएगा। समझे? तो आप जानना भी चाहोगे भाई कैसे, ऐसे कैसे मान लें? एक प्लेन आपका ये है, बोल दें यही प्लेन, मतलब सोचोगे आप लाइन बना दी है सर ने, मान लो, मानने में क्या है, एक प्लेन आपका ये है, ठीक है ना, और दूसरा प्लेन जो है आपका ये है। चलेगा? ये तुम्हारा P1 प्लेन है और ये तुम्हारा P2 प्लेन है। अब इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल आप बता सकते हो, ये वाला होगा थीटा, ऐसा बोलोगे? यस। ऐसा बोलोगे। अब सोचो इस P1 प्लेन का जो नॉर्मल होगा, क्या ये वाला होगा? N1 होगा? हाँ ना नहीं बोलोगे, ये यस लाइन सर। यस सर ऐसा होगा। अब सोचो ये जो P2 प्लेन है इसका नॉर्मल क्या होगा, ये वाला होगा? ऐसा होगा। तो अब सोचो भाई ये टोटल ये वाला जो एंगल है ये कितना है? π/2 है। यस सर। π/2 है। और अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? π/2 - थीटा होगा।
और टोटल 90 है, तो क्या तुम बोलोगे जो ये वाला भी एंगल थीटा होगा? Yes, sir. Yes. हमें दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि उन Yes. नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा? एंगल बिटवीन प्लेन्स होगा। तो हमें cos थीटा पर फाइंड करना आता है। यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 n2। तो हमें ये चीज याद रखना है, बाकी ये तो फॉर्मूला तुम्हें यूज करना आता ही है। दो वेक्टर अगर दिया रहे तो cos थीटा अपन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसने बोला एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अगर लाइन है और प्लेन के बीच का एंगल चाहिए, बिल्कुल आराम से सोचना। एक प्लेन ये है आपका, ठीक है ना, और एक लाइन ले लेते हैं, ये आपका लाइन है, ठीक है ना। तो एंगल जो होगा क्या हो, ये वाला होगा, ये लाइन है आपका और ये प्लेन है, तो क्या एंगल यही वाला होगा? थीटा। ऐसा ही ना, ये प्लेन है और ये एक लाइन ले लिया, तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बोलेगा तो यही बोलेंगे ना, थीटा एंगल, यही है एंगल। अब सोचो प्लेन का जो इक्वेशन गिवन है वो है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, और लाइन का जो इक्वेशन गिवन है वो है आपका x माइनस x1 बाय a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c1। ऐसा चलेगा। अब आपको दिमाग लगाना है भाई, ये एंगल कैसे फाइंड करें। हमें तो प्लेन का नॉर्मल पता है, क्या ये प्लेन का नॉर्मल होगा? बताइए, Yes, sir. क्या ये प्लेन का नॉर्मल है? Yes, sir. अब सोचो नॉर्मल और इसके बीच का एंगल फाइंड करना तो अपने लिए थोड़ा सा इजी है। तो अगर ये थीटा है, क्योंकि पूरा ये 90 होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला π/2 माइनस थीटा होगा? ऐसा बोल सकता हूं? बताओ। Yes, sir. तो अगर हमें ये पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो इसमें लिख दिया है b, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो तुम्हारा a1 b1 c1 है, इसको हमने बोल दिया b। ओके, तो क्या अगर मैं cos π/2 माइनस थीटा करूंगा तो आप बोल सकते हो वो क्या हो जाएगा? n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। और cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है? क्या ये sin थीटा आ जाएगा तुम्हारा n वेक्टर b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो आप sin इनवर्स n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। क्या ये क्लियर है आपको? बताइए, चलेगा। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन भी अपन बता दिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बोला जो इफ द एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन इज रूट cos इनवर्स रूट 5/14 देन लैम्डा इज इक्वल्स टू। क्या सिंपल है? अभी एंगल बिटवीन लाइन, जो तुमने लाइन एंड प्लेन के बारे में बात किया था, तो वहां पे तुमने तो साइन थीटा फाइंड किया है। साइन थीटा तुम्हारा क्या आया? n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड n वेक्टर मॉड b वेक्टर, यही आया ना? Yes. यही आया। तो अब सोचो n वेक्टर, यानी कि इसका अगर तुम नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो देखोगे तो 1 2 3 है, और इसका देखो तो यहाँ पे ओपन 1 है, तो ये 1 2 लैम्डा है। तो क्या मैं ऊपर में लिख सकता हूँ 1 + 4 + 3 लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + लैम्डा स्क्वायर और 1 + 4 + 9। अब बोलोगे भाई यहाँ पे cos थीटा दिया हुआ है, cos इनवर्स ऑफ रूट 5/14, ये क्या है? थीटा के इक्वल है। तो क्या cos थीटा इक्वल्स टू रूट 5/14 है? तो क्या साइन थीटा अपन फाइंड कर सकते हैं? बताओ, साइन थीटा किसके इक्वल होगा?
साइन थीटा इक्वल्स टू आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 5 अपॉन रूट 14, ऐसा बोलोगे क्या ये 3/√14 होगा? बताइए चलेगा क्या? यस बोलो। Yes, sir. ये चलता करो। अब यहाँ से आ गया आपका इसको मल्टीप्लाई कर दो। आगे मुझे लगता है तुम लोग कर सकते हो। क्या सही लग रहा है क्या मुझे? हो जाएगा। Yes, sir. यस सर यहाँ से लेमडा तुम फाइंड कर लेना, शायद लेमडा का वैल्यू 2/3 आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। ए प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड, चलो ये वाला इंटरसेप्ट देख के तुम्हें लग रहा है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन लिखना चाहिए हमें? यस सर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बताओगे? क्या ये x अच्छा यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया है, z इंटरसेप्ट, x बाय लेमडा लिख दें, y बाय -1 लिख दें, प्लस z बाय 1 इक्वल्स टू 1 लिख दूं मैं? ऐसा होगा? बोला ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना एंड मेकिंग एन एंगल π/4 विथ द प्लेन इतना। चलेगा? तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? कि ये x माइनस लेमडा y ओके प्लस लेमडा z इक्वल्स टू माइनस लेमडा होगा क्या? यानी कि x माइनस लेमडा y प्लस लेमडा z प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। एक प्लेन ये है तुम्हारा, दूसरा प्लेन है आपका y माइनस z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या इसका नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हो आप? 1 माइनस लेमडा लेमडा, और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? 0 1 -1, यही आएगा डायरेक्शन रेशियो इसका। यस अब इसने बोला इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है भाई? π/4 है, तो इसमें तो cos π/4 इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2, ऐसा लिखोगे आप? बताइए चलेगा जी? यस डॉट करेंगे तो पहला 0, दूसरा माइनस लेमडा, तीसरा भी माइनस लेमडा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर रूट ऑफ कितना 2, ऐसा आ जाएगा। तो √2 को तुम चलता भी कर सकते हो, तो यहां से तुम्हारा आ गया 1 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। चलेगा? बताइए क्या आपने को प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा लेमडा का वैल्यू रख के इसमें? बताओ आएगा? यस Yes, sir. क्या अपन पॉइंट को चेक कर सकते हैं जो कौन सा पॉइंट जो है वो प्लेन पे लाई कर रहा है? अगर लाई कर रहा होगा तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हो जाएगा आपसे सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आज के लिए तो हम लोग इतना ही रख रहे हैं और कुछ बातें कर लेते हैं।